डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक एजुकेशन यानी बुनियादी शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। बुनियादी शिक्षा, जिसे वर्धा एजुकेशन प्लान नई तालीम के नाम से भी जानते हैं, ये सर्वप्रथम वर्धा नामक जगह पे गांधी जी के द्वारा एक शिक्षा कॉन्फ्रेंस में इस बात को रखा गया था और उन्हीं के द्वारा इसकी कल्पना पेश की गई थी और इस संकल्पना को आगे बढ़ाया गया था। गांधी जी, जिनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा और भारतीय इतिहास का एक खंड गांधीयन एरा के नाम से ही जाना जाता है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए और इसे बुनियादी शिक्षा के नाम से हम जानते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक बहुमूल्य योगदान माना जाता है। गांधी जी ने शिक्षा के प्रति जो अपनी प्रेम दिखाया, वो इस रूप में हमें देखने को मिलता है। बेसिक यानी बुनियाद, यानी कि बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य है कि वैसी शिक्षा जो हमें अपने गहरे ज़मीन से जोड़े रखे और उस शिक्षा के द्वारा हम अपने को आत्मनिर्भर बना सकें। इस शिक्षा व्यवस्था की मुख्य जो बातें थीं वो इस प्रकार से थी। सर्वप्रथम ये शिक्षा जो थी वो फ्री एंड कंपलसरी यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में थी। गांधी जी ने कहा कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और उन्होंने शिक्षा का अर्थ ही बताया था सर्वांगीण विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी शिक्षा वैसी हो जिसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और उस सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने किसी जाति, धर्म, मजहब को आड़े हाथ आने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले होने चाहिए और इसलिए उन्होंने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की, जो आज एक कानून के रूप में हमें देखने को मिलता है। और उन्होंने कहा 7 to 14 ईयर्स के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, यानी 7 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सर्वप्रथम जो है वो इस रूप में हमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में गांधी जी ने एक गिफ्ट दिया और ये भारत को शिक्षित बनाने के मार्ग में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। नेक्स्ट, मातृभाषा में शिक्षा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी मातृभाषा को भूलते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि हमारी मातृभाषाएं हमसे बिछुड़ जाएंगी और हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। कई एक देश हैं जहाँ पे मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, आज भी वो देश काफ़ी विकसित देश है और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी अपने परचम बुलंद किए हुए हैं। इसलिए ये कहना कि हम मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ये कतई सही नहीं है। ऐसे कई उदाहरण विश्व में भरे पड़े हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि वहाँ की मातृभाषा में प्राप्त शिक्षा के द्वारा लोग आगे बढ़े हैं और देश भी विकसित हुआ है। इसलिए मातृभाषा में शिक्षा देना कोई अपराध नहीं है, कोई गलत नहीं। इसलिए मातृभाषा में शिक्षा की उन्होंने वकालत की और उन्हें बखूबी इसको अंजाम भी दिया। नेक्स्ट, शिल्प आधारित शिक्षा। उनकी शिक्षा की जो बुनियादी शिक्षा की मुख्य बात थी वो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात किया करते थे। क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन का मतलब होता है शिल्प आधारित शिक्षा, यानी ये डिफरेंट क्राफ्ट के द्वारा हम शिक्षा ग्रहण करें। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा जो पाठचर्या बनाई थी उसमें 3 घंटा 20 मिनट क्राफ्ट पे ही उन्होंने देने की बात कही थी। यानी जो दिन भर का 5.5-6 घंटा की पढ़ाई होगी उसमें 3 घंटा 20 मिनट सिर्फ क्राफ्ट की पढ़ाई होगी और उसके द्वारा ही बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार से बच्चे अपने इन्वायरमेंट के अनुसार क्राफ्ट चुन सकेंगे, अपने वातावरण के अनुसार, अपने भौगोलिक वातावरण के अनुसार उन क्राफ्ट को चुन सकेंगे और उनकी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता की शिक्षा। ये शिक्षा जो दी जाएगी वो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएगी, सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम तैयार करेगी, सेल्फ डिपेंडेंट यूनिट तैयार करेगी और ये बच्चे जब पढ़ लिख कर निकलेंगे तो समाज के लिए बोझ नहीं बनेंगे। इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो थी कि आत्मनिर्भर, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। आज के डेट में हम देखते हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से निपटने का सरकार के पास कोई उपाय नज़र नहीं आता है। इसलिए अगर गांधी जी की शिक्षा की ओर हम जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे शिक्षा की जो व्यवस्था की गई थी वो बच्चों को आत्मनिर्भरता की शिक्षा देती थी और बच्चे आत्मनिर्भर बनकर निकलते थे और वो समाज के लिए कोई बोझ नहीं बन पाते थे। इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था जो है आत्मनिर्भरता की पाठ पढ़ाती है। साथ ही साथ इस शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण बात थी समवाय शिक्षण पद्धति। समवाय शिक्षण पद्धति का अर्थ होता है को रिलेटेड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाना। यानी अगर एक
विषय है इतिहास, तो इतिहास पढ़ाते समय हम किस प्रकार को साहित्य से जोड़ सकते हैं, उसे हम मैथ से जोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स से जोड़ सकते हैं, अन्य विषयों से जोड़कर हम जब इस शिक्षा को पढ़ाएंगे तो इसे ही हम समवाय शिक्षण पद्धति कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक कलम को अगर मैंने एक सीधा करके शिक्षक दिखाए और बोले कि ये क्या है, तो ये वन भी हो सकता है, और ये एक उसे तीर कलम को जोड़कर ट्रायंगल भी बनाया जा सकता है और उसको आयत भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से एक कलम के द्वारा हम इतनी चीज़ें बता सकते हैं। एक कलम का एक अपना इतिहास भी होगा, एक कलम में एक केमिकल भी होगा जिसके द्वारा लिखा जाता होगा। कलम को हम जब नीचे गिराएंगे तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बता सकते हैं फिजिक्स का। कलम की एक अपनी आर्टिस्टिक ब्यूटी भी होगी, कलात्मक सौंदर्य भी होगा, तो उसमें हम कला का वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अगर चाहें तो एक विषय को दूसरे विषयों के साथ जोड़कर पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, और ये शिक्षण पद्धति बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होगी, जैसा कि गांधी जी ने समवाय शिक्षण पद्धति की बात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस शिक्षण का एक मकसद अन्य मकसद है आदर्श नागरिक बनाना। नागरिक जो सिर्फ अपने अधिकारों की बात ना करे बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझे और समाज में जो कर्तव्य उसे निर्धारित किए गए हैं उसका भी वो पालन करे। इसलिए इस कालखंड में जो शिक्षा दी जाती थी या बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में जो बातें कही गई थी उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था या महत्वपूर्ण बात थी कि उसे एक आदर्श नागरिक तैयार करना। वो नागरिक जो देश और समाज के बारे में सोचे और उसके लिए अपने कार्य को समर्पित करे। साथ ही साथ इस शिक्षा व्यवस्था का जो पाठ्यक्रम था वो काफ़ी लचीला था। अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार बच्चे पाठ्यक्रम चूज कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। यानी कि जो क्राफ्ट होता था वो अपने भौगोलिक दशा दिशा के अनुसार भी चुन सकते थे और उसके अनुसार अपनी शिक्षा दीक्षा को आगे चला सकते थे। नेक्स्ट, यह शिक्षा क्रिया आधारित शिक्षा थी, क्योंकि ये शिल्प पे आधारित है इसलिए इसमें एक्टिविटी के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, इसलिए इसे हम एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन भी कहते हैं। यानी कि शिल्प क्रिया आधारित शिक्षा, यानी कि बच्चे जो हैं वो क्रिया करेंगे और एक्शन के द्वारा वे चीज़ों को सीखेंगे और उसके द्वारा वे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा, जिसे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इस शिक्षा व्यवस्था में बालक को केंद्र में रखा गया है, बालक के लिए सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसलिए ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है, जिसे हम बाल केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं, यानी बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताना। साथ ही साथ उन्होंने इसके साथ संस्कृति के महत्व की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े होना चाहिए और उन्होंने इसके एक उदाहरण देते हुए कहा कि हम अपने घरों के खिड़की को, कमरों की खिड़कियों को इतना खोल के रखें कि हम उससे उड़कर बाहर नहीं चले जाएं। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट इतने हमारी ज़्यादा संस्कृति पर पड़ रहा है कि ऐसा ना हो कि हम उस झोंके में बह जाएं और कमरे से बाहर चले जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि खिड़की को, दरवाज़ों को इतना ही खुला रखें कि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने कल्चर से जुड़े रहें और अच्छी चीज़ें दूसरे कल्चर की है तो भी ग्रहण करें, लेकिन ऐसा ना हो कि उस इम्पैक्ट में अपने कल्चर को भूल जाएं, अपनी सभ्यता को भूल जाएं, अपनी संस्कृति को भूल जाएं। जो हमारी गौरवशाली संस्कृति रही है उसको हम भूलें नहीं बल्कि उसके वाहक बने और उसको आगे तक पहुंचाएं। नेक्स्ट, उन्होंने श्रम की महत्ता बताई, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की, यानी श्रम को कभी हम हिकारत की निगाह से ना देखें। हर व्यक्ति का समाज में अपना अपना योगदान है। अगर कोई रिक्शा चला रहा है तो भी समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है जितना कि एक जिला अधिकारी, क्योंकि वो अपने कार्य को सही रूप में संपादित कर रहा है। इसी तरह हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ है, शिक्षक हो, चाहे वकील हो, चाहे वो कोई नेता हो, हर व्यक्ति अपना काम अगर सही ढंग से करे तो समाज को आगे ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। देश की तरक्की में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना कार्य सही ढंग से करे और किसी निम्न कार्य करने वाले व्यक्ति को हम हिकारत की निगाह से ना देखें बल्कि उसे सम्मान की निगाह से देखें। यदि हम किसान जो अन्न उगाता है उसके काम को छोटा समझे तो शायद सारा देश जो है वो अन्न से महरूम हो जाएगा और हम खाद्यान्न से महरूम हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति की अपनी उपयोगिता इस देश में है, समाज में है, और इसलिए उन्होंने श्रम की महत्ता को बताया और इस श्रम की महत्ता को समझाया। धन्यवाद।